अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर इफेक्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ये GABA एब्रीवेशन है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एंडोर्फिन्स जो है द ब्रेन्स नेचुरल हाई, एंड में फिर हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द इफेक्ट, इसके मैंने कुछ दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इंक्लूड किए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पहली डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन्स ने मैन्युफैक्चर किए होते हैं, बनाए होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स दैट अलाउ न्यूरॉन्स टू सेंड सिग्नल्स अक्रॉस द साइनेप्स टू अनदर न्यूरॉन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन को अलाउ करते हैं कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज सेंड कर सके, सिग्नल सेंड कर सके साइनेप्स के ज़रिए। साइनेप्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए कि न्यूरोट्रांसमीटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर का मेन काम क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जो सेंड होता है, रिसीव होता है, वो सारा काम न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का हमारा फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। हम साइकोलॉजिकली जिस तरह हैं या जिस तरह हम एक्ट करते हैं, या फिज़िकल एक बंदा किस तरह एक्ट करते हैं, वो सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है, या आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक इफ़ेक्ट उनके ऊपर होता है। और आगे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर। हम जो परसीव करते हैं, जो फील करते हैं, या सोचते हैं, या मूव करते हैं, या एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो तादाद है और जो बैलेंस है, ये सब जो है ये हमारी पूरी बिहेवियर को, एक्शन, रिएक्शन, मूवमेंट, थिंकिंग, फीलिंग, परसेप्शन, ये सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स इसको ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़े ज़्यादा हो जाए तादाद में, या कम हो जाए, तो थोड़ा इसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होता है बिहेवियर पर भी और हमारी अपनी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर भी। न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारी बॉडी में इतने मौजूद है जितना मैं अगर एक चुटकी नमक जो है वो एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में डाल दूँ और फिर आपको कहूँ कि आप पता लगाएं कि इस समुद्र में कितने नमक है, इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं काफ़ी बिहेवियर्स और जितने भी बिहेवियर्स हैं हमारे, वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की इंटरेक्शंस से होते हैं, चाहे वो हमारे पलकें झपकाना हो या फिर बिल्कुल वो कहते हैं बैक फ्लिप करना हो। ये सारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की इंटरेक्शंस की वजह से प्रॉपर हो रही होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं कि एसिटाइलकोलिन है, एक डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और गाबा है, और एंड में है एंडोर्फिन। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं और ऊपर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम और ये इसके फंक्शंस हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्लूड कर रही हूँ जो कि साइकोलॉजी का भी एक हिस्सा है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, या आप कह सकते हैं न्यूरो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, या बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, या फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जा रहे हैं, तो वो ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन से। इसकी डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्वॉल्व इन मेमोरी फंक्शन। अब डेफिनेशन में पता चल रहा है कि ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन और उसके अलावा जो हमारी मेमोरी फंक्शन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारा दिल आ सकता है, हार्ट, स्टमक मसल्स जितना भी है,
ये सारा मसल कॉन्ट्रैक्शंस में इंक्लूड होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि चाहे वो इतना सिंपल हो, जिस तरह एक पलखें झपकाना, या वो इतना कॉम्प्लेक्स हो कि हम बैक फ्लिप कर रहे हैं, तो ये सारा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स में एसिटाइलकोलिन का भी एक इसके अंदर फंक्शन है। यहाँ पर आप इसके मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या तो फिर मेमोरी फंक्शनिंग, मेमोरी फंक्शनिंग में भी इस न्यूरो ट्रांसमीटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जो डिस्कवर हुआ था, एसिटाइलकोलिन। और इसकी लोकेशन जो है, ये नॉर्मली जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं उसमें आपको मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है वो मोटर न्यूरॉन्स में। फंक्शन इसका क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे जो हार्ट या स्टमक मसल्स होते हैं, और जितनी भी हमारी मूवमेंट है सारी एसिटाइलकोलिन की वजह से आप कह सकते हैं कि इनका भी एक इफ़ेक्ट है। इनकी एसिटाइलकोलिन की वजह से जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। और मेमोरी, लर्निंग, जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये सारे जो हैं ये इन्वॉल्व हैं, यानी कि एसिटाइलकोलिन इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है, मेन काम है इसका। ये सारा डिपेंड करता है एसिटाइलकोलिन के और उसके बैलेंस के ऊपर, क्योंकि अगर इसके बैलेंस में थोड़ी भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, कमी या ज़्यादा आ जाती है, तो उससे काफ़ी आप कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। जिस तरह एक डिसऑर्डर है अल्जाइमर्स डिज़ीज़, ये वो वाली डिज़ीज़ है जिसमें बंदा जो है वो भूलना शुरू हो जाता है। तो एसिटाइलकोलिन की डिस्टर्बेंस की वजह से ये बीमारी जो है इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट है डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट, थॉट प्रोसेसेस एंड रिवॉर्डिंग सेंसेशन। नॉर्मली जो आप कोई अच्छा काम करते हैं, फिर आपको अचानक से एक खुशी सी महसूस हो रही होती है, आपको एक रिवॉर्डिंग सेंसेशन फील हो रही थी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामिन जो इंसान के जहन में मौजूद है। डोपामिन तब भी रिलीज़ होती है जब इंसान कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा होता है, कोई नशा कर रहा होता है, तो उस वक्त एक डोपामिन रिलीज़ हो रही होती है, जिससे उसको एक प्लेजरेबल फीलिंग्स आ रही होती है। तो इसके बैलेंस में अगर थोड़ी कमी आ जाए तो उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसका काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट, हमारी थॉट प्रोसेसेस और रिवॉर्डिंग सेंसेशन। नॉर्मली अगर आपको फेसबुक पे किसी पोस्ट पे लाइक आ जाए, या अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई लाइक आ जाए, तो आप उस वक्त भी बड़े खुश होते हो, एक छोटा सा रिवॉर्डिंग सेंसेशन होता है, तो वहाँ पर भी डोपामिन आपका रिलीज़ हो रहा होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट, अटेंशन, लर्निंग एंड प्लेजरेबल एंड रिवॉर्डिंग सेंसेशन। जो आपको रिवॉर्डिंग वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, ये सारी डोपामिन्स की वजह से होती हैं। अब इसमें अगर कमी या ज़्यादती हो तो उसका क्या नुकसान होता है? उसमें है एक पार्किंसंस डिसीज़। जो पार्किंसंस डिसीज़ नॉर्मली वो वाली बीमारी है जिसमें इंसान जो है यानी कि उसके हाथ शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा माइनर काम कर रहे होते हैं या सुई में धागा डालते हैं, तो उनके हाथ शिवरिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पिक्चर भी मैंने एक बूढ़े इंसान की तस्वीर दिखाई है, जिस आप उसके हाथ देख सकते हैं शिवरिंग कर रहे हैं, फुल ये बंदा जो है शिवरिंग करे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पार्किंसंस डिसीज़। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ कॉज हो सकती है। पार्किंसंस डिजीज़ इस नॉर्मली रिजिडिटी हो जाती है, मसल ट्रिमर्स हो जाते हैं, पुअर बैलेंस, एक इंसान से तरीके से कोई चीज़ बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा जो है इस तरह टाइप के जो सिम्टम्स हैं उसके लिए फिर एल-डोपा यूज़ होता है, जो ब्रेन में डोपामिन के लेवल पे उसका एक इफ़ेक्ट होता है। एल-डोपा की वजह से ये पार्किंसंस डिसीज़ जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसके बैलेंस में डोपामिन के बैलेंस में अगर कोई आप कह सकते हैं कि बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से एक दूसरी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिज़िकल फंक्शनिंग यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रही है। और नेक्स्ट जो है वो है स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि इसकी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, ये सारी इस तरह मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो डोपामिन के इम्बैलेंस की वजह से या कमी या ज़्यादती की वजह से कॉज होती हैं।
इसके बाद दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन स्लीप एंड इमोशन। आपकी स्लीपिंग और आपके इमोशंस में जो न्यूरोट्रांसमीटर अहम किरदार अदा करता है वो है सेरोटोनिन। यानी कि आप जो सोते हैं, आपकी जो इमोशंस होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन नॉर्मली ब्रेन एरियाज़ में ही है, फाउंड इन डिफरेंट ब्रेन एरियाज़। इसका फंक्शन क्या होता है? आपकी स्लीप, आपका मूड और आपकी इमोशनल स्टेट्स में सेरोटोनिन इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर इसके अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाए, थोड़ी कमी ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकते हैं, मेनिया भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर है वो है डिप्रेशन। इसके अलावा जो बाकी वाले हैं ये भी इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है वो है डिप्रेशन, जो कि सेरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से कॉज हो सकती है। इसके बाद फिर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है जो है नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी, ऑल्सो हार्मोन मैन्युफैक्चर्ड बाय एड्रेनालाइन ग्लैंड। न्यूरोट्रांसमीटर आप ऐसा ट्रांसमीटर है जो आपकी लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व है, और एक ऐसा हार्मोन भी है जो कि एड्रेनालाइन ग्लैंड के ज़रिए ये एक मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है डिफरेंट ब्रेन एरिया। ज़ाहिर है न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं तो न्यूरॉन्स में होंगे और ब्रेन एरियाज़ में ही लोकेटेड होंगी। इसकी फंक्शन क्या है? ये की प्लेयर है लर्निंग एंड मेमोरी रिट्रीवल। जो आप चीज़ें याद कर रहे होते हैं ना, मेमोरी रिट्रीवल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। और लर्निंग के अंदर भी नॉरएपिनेफ्रिन एक आप कह सकते हैं ये की प्लेयर है। और दूसरा इसका काम है कम्युनिकेट्स विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन होती है वो भी नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली नर्वस सिस्टम को के अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मली फ़ाइट और फ्लाइट वाला काम करते हैं, यानी कि कोई ख़तरे वाली सिचुएशन होती है तो या तो फिर आप फाइट करते हो या तो फिर आप फ्लाइट करते हो, यानी कि आप एस्केप करते हो। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी फिजियोलॉजिकली या बायोलॉजिकली चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, जो आगे मैं मज़ीद वीडियो में डिस्कस करूँगी नर्वस सिस्टम के अंदर। इसका एक काम जो है वो हाई एरोजल में भी इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन करता है तो फिर ये हाई एरोजल में भी इन्वॉल्व है। फ़ाइट और फ्लाइट दोनों काम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। अगर इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए तो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकती है। इसके अलावा बाकी जो स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। मेनिया भी, अगर नॉरएपिनेफ्रिन तादाद में ज़्यादा हो जाए तो फिर मेनिया कॉज होती है। मेनिया बेसिकली वो वाली आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान हद से ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती इतना। तो जाहिर है कि इसका काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ है, ये इंसान को हाई रोज़ल करता है, यानी कि रोज़ कर देता है। तो जब ये तादाद में ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर है कि फिर मेनिया ही कॉज होगी। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं। एरोजल है तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें फिर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, लेकिन ये इसके अंदर एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि अगर इम्बैलेंस हो जाए तो फिर ये डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा फिर गाबा है, GABA, इसकी एब्रीवेशन है गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इसकी डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर दैट यूजुअली कम्युनिकेट्स एन इनहिबिटरी मैसेज। हमारे जो इनहिबिटरी मैसेज न्यूरॉन्स में कम्युनिकेट होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ गाबा। इसका काम लोकेशन क्या है? ब्रेन, जिस तरह के बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसका फंक्शन क्या है? इनहिबिटरी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को। इनहिबिटरी मैसेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, साइनेप्स की लेसन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसका और काम क्या होता है? एक तो ये इनहिबिटरी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, दूसरा एक्साइटेटरी मैसेज को जो है उसके ऑफसेट को बैलेंस करता है या उसके बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा गाबा का एक डुअल रोल भी है, यानी कि ये दो रोल्स भी करते हैं। आप जो सोते हो और आप जो जागते हो, आपके सोने और जागने वाला जो साइकिल है ये भी गाबा जो है इसको रेगुलेट करते हैं। यानी कि दिन के टाइम
गावा जो है वो एक्साइटेटरी मैसेज रिलीज़ करता है, कम्युनिकेट करता है आपके न्यूरॉन्स और आपकी ब्रेन एरियाज़ में, और रात के टाइम जो है ये इनहिबिटरी मैसेज जो है वो रिलीज़ करता है, या आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करता है। अगर इसमें थोड़ी इम्बैलेंस आ जाए या कमी पेशी आ जाए तो इसकी वजह से फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि अगर गाबा अमाउंट में कम हो जाए तो उससे फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके लिए फिर नॉर्मली जो मेडिसिन या मेडिकेशंस दी जाती है वो वेलियम और जेनिक्स होती हैं, जिसमें गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाता है और एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट किया जाता है एक्सेट्रा। उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं जो कि फिर मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन की डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट रेगुलेट पेन परसेप्शन। और नॉर्मली ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके पेन परसेप्शन को रेगुलेट करते हैं। इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद डिस्कशन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो एंडोर्फिन है, न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स, ये एक फ्रेज से डिराइव हुए हैं, एंडोजिनस मॉर्फिन्स। और एंडोजिनस का मतलब है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली चीज़, एंडोजिनस प्रोड्यूस इंटरनली इन द बॉडी। तो ये इंडोजिनस मॉर्फिन वाले टर्म से डिराइव हुए हैं। वो इसलिए डिराइव हुए हैं कि 1973 में रिसर्चर्स थे, कैंडेस पर्ट था और एक सोलोमन स्नाइडर था। कैंडेस पर्ट की स्पेलिंग है CANDACE, फिर स्पेस और फिर PERT, कैंडेस पर्ट। और सोलोमन स्नाइडर SOLOMON, सोलोमन स्पेस और SNYDER, सोलोमन स्नाइडर। ये बेसिकली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने सबसे स्टार्टिंग डिस्कवरी की थी एंडोर्फिन्स पर। इन लोगों ने ये पता लगाया था कि हमारी जो ब्रेन है इसके अंदर कुछ इस तरह रिसेप्टर साइट्स भी हैं जो ओपिएट्स जैसे पेन किलिंग ड्रग्स के लिए यानी कि वहाँ पर फिट हो सकते हैं। जिस तरह मैंने साइनेप्स की वीडियो में डिस्कस किया था कि साइनेप्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं तो अपने प्रॉपर रिसेप्टर साइट्स में फिट हो जाता है। जिस तरह के लॉक एंड की है, ताला और चाबी, स्पेसिफिक ताला के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है। तो इसी तरह उन लोगों ने पता लगाया कि ओपिएट एक ड्रग है, एक पेन किलिंग ड्रग है, लेकिन उसका एक रिसेप्टर साइट मौजूद है ब्रेन में। तो ओपिएट्स के अंदर जिस तरह के मॉर्फिन्स आते हैं, हीरोइंस आते हैं और कोडीन आते हैं, ये सारे ओपियम पॉपी प्लांट से बनते हैं। फिर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई कि क्या वजूहात हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर बाकी लोगों ने भी रिसर्च की और फिर एंड में जो है ये जितने भी नंबर ऑफ़ केमिकल्स थे जो ब्रेन मैन्युफैक्चर करता है, जो इस तरह टाइप के केमिकल्स हैं हमारे जो ब्रेन मैन्युफैक्चर करता है, जो नॉर्मली इंसान को कहीं पर चोट लग जाए या कहीं पर उसको थोड़ा सा दर्द हो तो उस पेन परसेप्शन को, या आप कह सकते हैं कि उसमें एंडोर्फिन्स का काम होता है, यानी कि डिफरेंट इस तरह के केमिकल्स हैं जो वहाँ पर फिर काम करते हैं। तो उन लोगों ने फिर जो रिसर्चर्स थे इसको फिर कलेक्टिवली एंडोर्फिन्स कह दिया, जो कि एंडोजिनस मॉर्फिन एक फ्रेज़ है जिससे ये टर्म डिराइव हुआ है। और एंडोजिनस का मतलब है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली चीज़। ये जो केमिकल थे मतलब मॉर्फिन्स और एंडोर्फिन्स के मुकाबले में ये 100 गुना ज़्यादा पोटेंट थे। तो इसको एंडोर्फिन्स जो है पेन परसेप्शन या परसेप्शन ऑफ पेन को भी रिड्यूस करते हैं, यानी कि कहीं पर आपको चोट लग जाए, आपको दर्द होता है, थोड़ी देर बाद वो दर्द थोड़ा गायब हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन्स के वो वहाँ पर दर्द को कम कराते हैं, पेन परसेप्शन को कम कराते हैं। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में। और नॉर्मली ये जो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर वाला काम करते हैं, एक्यूपंक्चर बेसिकली बॉडीज़ के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर वो लोग नीडल्स इंजेक्ट करते हैं और फिर बंदे को बड़ा रिलैक्स फील हो रहा होता है। बेसिकली वो जो नीडल्स इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उससे क्या होता है कि इंसान को थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है। और फिर जो हमारी बॉडी है, ब्रेन, वो एंडोर्फिन रिलीज़ करता है। जब एंडोर्फिन रिलीज़ करते हैं तो वो पेन परसेप्शन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है तो हमें सुकून मिल रहा होता है। तो इसलिए एक्यूपंक्चर किया जाता है कि वहाँ पर नीडल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, इंसान को पेन फील हो रही होती है, और जब पेन फील हो रही होती है हमारा जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर वो पेन
ख़त्म होना शुरू होती है, तो उससे फिर बंदे को बड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा होता है। इसके अलावा प्लेसिबो इफ़ेक्ट में भी एंडोर्फिन्स का बड़ा अहम किरदार है, यानी कि कोई बंदा कोई पेन किलर खा ले, तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट ये होता है कि कोई फ़ेक दवाई, कोई फ़ेक पेन किलर, यानी कि आप किसी को पेन किलर नहीं दे रहे, आप उसकी जगह कोई कैंडी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दर्द की दवाई, उसने वो दर्द की दवाई खा ली, उसको वाक़ई फ़ील हो रहा है कि हाँ, अब मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है या इस तरह। तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द एंडोर्फिन्स का काम एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है, एक इंसान के अंदर एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पॉजिटिव मूड्स के साथ भी एंडोर्फिन्स का काम है, यानी कि हमारे पॉजिटिव मूड्स भी एसोसिएटेड एंडोर्फिन्स के साथ। ज़ाहिर है कि जब परसेप्शन ऑफ पेन ख़त्म हो रही हो तो पॉजिटिव मूड ही क्रिएट होगा। इसके एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो है ओपिएट एडिक्शन। ओपिएट इज़ बेसिकली अ ड्रग, और इसके थोड़े इम्बैलेंस में या इसके मेल फंक्शंस में फिर आता है ओपिएट एडिक्शन। मैंने कुछ समरी इंक्लूड की हुई है, एक टेबल के फॉर्म में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे मैंने एक टेबल के फॉर्म में इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैंने डिस्कस किए वो एसिटाइल कोलिन है, जिसको ACH भी कहा जाता है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, गाबा है और एंडोर्फिन्स हैं। एंडोर्फिन्स बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है और आई होप आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। एसिटाइल कोलिन यहाँ पर मैंने एक टेबल इंक्लूड की है, यहाँ पर बड़े शॉर्ट तरीके से इसके फंक्शंस और एग्जांपल्स को लिखा है। फंक्शन इसका है इनेबल मसल एक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, जो मैंने आपको बताया कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। और इसके फिर मेल फंक्शंस में एंजाइमल डिजीज़ आता है, और डोपामिन में क्या है कि ये हमारी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लर्निंग, अटेंशन, इमोशंस को। इसके अलावा बाकी सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं, स्लीप और हंगर को, एरोजल को, नॉरएपिनेफ्रिन जो है अलर्टनेस और एरोजल को कंट्रोल करता है। बड़ी छोटी सी समरी है, आप इसको देख सकते हैं। ये थोड़ा जूम कर देती हूँ, सही। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट में पूछ सकते हैं वो कौन सा टॉपिक था जो कंफ्यूजिंग था और आपको समझ नहीं आया, और हम वहाँ पर वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। इसके अलावा मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉर्मली सैटरडे संडे को रिक्वेस्ट कोर्स बेस्ड वीडियोस अपलोड होती है, मंडे टू फ्राइडे से रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस अपलोड होती है। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनवानी है हमसे, तो आप वो भी कमेंट में हमें बता सकते हैं कि कौन सा इस तरह टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियोस की लिंक्स और चैनल का लिंक वीडियोस शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।